हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के हमारे ओसी सब्जेक्ट की। चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, फाइनेंशियल मार्केट, और उसका सेकंड पार्ट यहाँ पे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, कुछ टॉपिक समझे, मनी मार्केट की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जैसा कुछ होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी होता है। तो लेट अस सी मनी मार्केट एक्चुअली में था क्या। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए बोरोवर्स और फिनेंशर्स जब आपस में मिलते हैं कि भाई कुछ लोगों को पैसों की ज़रूरत है और कुछ लोग पैसा देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, शॉर्ट टर्म के लिए उनके पास फंड्स पड़े हुए हैं, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहते, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने में वो इंटरेस्टेड हैं। तो वो चीज़ें हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे जो बोला है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, सो व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड? इट इज़ अ फॉर्मल मार्केट। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी, दे ऑर्गेनाइज द मनी मार्केट इन इंडिया, और वो लोग रेगुलेट करते हैं इसको। और आरबीआई इज द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी रिगार्डिंग द मनी मार्केट। तो जो ऑर्गेनाइज्ड वाला मनी मार्केट है, जो लीगल है, ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ सिस्टमैटिक और कानूनी तौर पे चलता है, इन शॉर्ट उसको हम यहाँ पे इस कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। आरबीआई चेंजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेंटेन द एडिक्वेट लिक्विडिटी एज पर द रिक्वायरमेंट इन द मार्केट। मतलब जो ब्याज की दर बोलते हैं ना अपने, इंटरेस्ट रेट्स, तो वो रिजर्व बैंक चेंज करता रहता है। और जब उनको लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम है, उसको बढ़ाना है, तब रेट्स को वो लोग अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। जब लगता है कि भाई लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसको कम करना है, तब वो रेट्स को उस अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। कितनी बार क्या होता है कि जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में कैश बहुत ज़्यादा घूम रहा है, इसको कम करने की ज़रूरत है, बिकॉज मार्केट में जब पैसा बहुत बढ़ जाता है ना, तो इट रिलेट्स टू और इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। मतलब सबके पास बहुत पैसे हैं तो लोग खर्चा भी ज़्यादा करते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं तो सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस राइज हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं कि इन्वेस्ट करो हमारे पास सिक्योरिटीज़ में, हम आपको ब्याज ज़्यादा देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अपने आप लोग जो हैं पैसा इन्वेस्ट करने की तरफ मुड़ते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इन्वेस्ट कर लो। तो मार्केट में से लिक्विडिटी अपने आप कम हो जाती है, तो लोग खर्चा करना कम कर देते हैं, तो अपने आप इन्फ्लेशन डाउन हो जाता है। फिर जब रिसेशन आ जाता है, तब लोन्स सस्ते कर देते हैं कि लो भाई लोन ले लो, लोन ले लो, ताकि आप लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करो, लोन लेके घर खरीदो, तो पैसा घूमना शुरू हो जाए रोटेशन में। जैसे पैंडेमिक में आपने देखा कि भाई लोगों ने खर्चा करना ही बंद कर दिया डर के मारे कि यार पैसा आज है कल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो अब गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, लोन्स के रेट कम कर रही है। एक टाइम पे होम लोन मिलता था 10%, 11%, 13% पे, आज होम लोन मिलता है 7%, 6.5%, 7.25% पे। तो क्यों इन्होंने इतना रेट कम कर दिया? ताकि लोग सस्ते ईएमआई को ध्यान में रख के लोन्स ले और जो है इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जो बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक हुई पड़ी हैं, बनी पड़ी हैं और कोई ख़रीद नहीं रहा है, वो लोग ख़रीदना शुरू करें, पैसा रोटेशन में आए। बिल्डर को पैसा मिलेगा तो वो एनबीएफसीज या बैंक्स हम बोल सकते हैं, उनका पैसा जल्दी चुकाएगा, तो बैंकों के पास पैसा घूम के वापस आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें उनको प्लान करनी पड़ती है। तो आरबीआई रेट्स में चेंजेस करता रहता है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं। ये सब अलग अलग नाम है जो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। तो ये सब सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेट होता है, दैट इज द बेसिक पॉइंट। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कैसा है, सब कुछ इनफॉर्मल है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन जैसे आरबीआई होती है वैसा कुछ नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो मनी लेंडर और जो मनी बोरोवर है उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है। तो कितनी बार क्या होता है कि अगर फ्रॉड्स हो जाए, कोई पैसा लेके बैठ जाए, वापस ना करे, ये वो, कोई बहुत ज़्यादा ब्याज मांग के परेशान करे, होता है, फिर इंटरेस्ट मांगने वाले लालची हो जाते हैं, तो ऐसी सब चीज़ें होंगी ना, तो उनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ नेगेटिव पार्ट, ये यहाँ पे बोला है। अब मनी मार्केट जो ये फॉर्मल वे में चलता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में चलता है, उसमें हमने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, तो उनकी मेच्योरिटी मैक्सिमम 1 ईयर हो सकती है, उससे ज़्यादा तो फिर वो शॉर्ट टर्म में आएंगे ही नहीं। इसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मतलब ऐसा है कि आपने जिसको पैसा उधार दिया है, जैसे आपने आरबीआई को पैसा उधार दिया या बैंक में इन्वेस्ट किया, तो वो आपको सिक्योरिटी देते हैं कि अगर आपका पैसा डूब गया तो हम उसके बदले आपको ये असेट में से पैसा बेच के भी, मतलब असेट बेच के पैसा रिकवर करके देंगे। तो वो सिक्योर्ड हो गया। और एक होता है कि आप पैसा दे रहे हो, कोई गारंटी नहीं। अभी अगर आपने बैंक में पैसा रखा है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है, तो भी कहीं ना कहीं रिस्क है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस की बात होती है, पर उसके भी रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। आपने अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स डूब गए, पैसा नहीं मिलेगा आपको वापस, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, रिस्क रहता है ये कितनी बार। बैंक्स में भी आपने देखा, येस बैंक का केस हुआ, और भी पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का केस हुआ,
और भी अभी लक्ष्मी विलास बैंक का रिसेंटली केस हुआ, उसमें मॉरेटोरियम लगा दिया कि आप अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते। तो कानून बड़े खतरनाक है। द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलोज: ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल्स, कॉल, नोटिस मनी, ये सब चीज़ें हैं जो आगे कैटेगरी में दे रखी है। बस ज़्यादा दिमाग लगाने से बेटर है कि एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ट्रेजरी बिल्स। क्या होता है ट्रेजरी बिल? ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करती है। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। मतलब पैसा गवर्नमेंट मांग रही है, लेकिन उनको शर्म आ रही है, बोले यार हम डायरेक्टली मांगे, पब्लिक से अच्छा नहीं लगेगा, वोट तो मांगते हैं, अभी पैसा भी मांगे तो डायरेक्टली नहीं चलेगा ना। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को बोला आपकी इज्जत है, आपकी रेपुटेशन है, आप सबसे सुपीरियर बैंक हो इंडिया की, आप जाके पैसे मांगो ना और फिर मांग के हमें दे देना, ठीक है। तो ये उस तरीके का काम है। ट्रेजरी बिल इज एन important component of the money market all over the world. Government procures borrowed money for a short period through this bill. It possesses cash liquidity as the maturity date of the treasury bill is either 91 days, 182 days, 364 days. मतलब ये जो पैसा आप दे रहे हो ना आरबीआई को, जो सरकार के पास जाएगा, वो पैसा या तो आप 91 डेज के लिए ही दे रहे हो, या सिर्फ 182 डेज के लिए, या सिर्फ 364 डेज के लिए। वैसा ट्रेजरी बिल इज अ zero coupon bond because interest is not paid on it. It is issued at discount and redeemed at par. इसका क्या मतलब होता है? जीरो कूपन, कूपन का मतलब है ब्याज, रिटर्न, डिविडेंड, इंटरेस्ट, जो भी आप बोलो। तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, मतलब कैसा होता है कि मैं 24,000 रुपये का ट्रेजरी बिल खरीदूंगा और मुझे 25,000 रुपये वापस मिलेंगे मेच्योरिटी पे आफ्टर सपोज 182 डेज। तो मैंने एक बिल को, जिसकी एक सर्टिफिकेट को जिसकी वैल्यू 25,000 है, उसको खरीदा 24,000 में, बट मुझे मेच्योरिटी पे वापस कितने मिलेंगे? 25,000। तो जो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला वो क्या है? वो ब्याज है, और अलग से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। बस ये जो इशू करते टाइम आपको डिस्काउंट मिल गया और जो पार पे रिडेम्पशन हुआ, बस दैट इज़ द डिफरेंस। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है। तो जैसे इन्होंने बोला है ट्रेजरी बिल 25,000 का है, इशू किया 23,500 पे, तो इन्वेस्टर को मेच्योरिटी पे पूरा 25,000 वापस करेंगे, बट उसने चुकाया, मतलब उसने भरा कितना था? सिर्फ 23,500। तो जो 1,500 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो और कुछ नहीं, उसका रिटर्न है। इन बिटवीन द ड्यूरेशन कोई ब्याज अलग से मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। जैसे आप बैंक में एफडी करवाते हो, तो एफडी में एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट तो मिलता ही है ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे कैसा हो गया कि वो आपको इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं दे रहे कि आप एवरी ईयर ले लो। आपको ये बोल रहे हैं कि जब आप ये सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप आपको डिस्काउंट दे देंगे और पैसा आपको पूरा लौटाएंगे। तो वो डिस्काउंट ही आपकी कमाई है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। कमर्शियल पेपर, इसको शॉर्ट में टी बिल भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। कमर्शियल पेपर जो है, इट बिकेम पॉपुलर एट द वर्ल्ड लेवल आफ्टर 1980। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड कमर्शियल पेपर्स फर्स्ट टाइम इन जनवरी 1990। अपने यहाँ थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ों को आने में, तो 1990 तक आ गई थी। कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट। इट इज़ लाइक अ प्रोमिसरी नोट। जैसे होता है ना कि कोई, मैं अगर आपसे उधार लेता हूँ, ठीक है, आप मेरे दोस्त हो और मैं आपसे उधार मांग रहा हूँ 1 लाख रुपए, क्या गारंटी है पैसे लौटाऊंगा? कोई लिखा पढ़ी तो होनी चाहिए। तो मैं आपको ये पेपर पे लिख के दूंगा कि मैं आपसे 1 लाख रुपए उधार ले रहा हूँ, मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ और मैं इतने ब्याज के साथ इस तारीख को, ब्याज हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पैसा आपको इस तारीख को लौटा दूंगा। तो दैट इज़ अ प्रॉमिस, और उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। उस पर मेरे और आपके दोनों के साइन होंगे और वो कागज़ आपके पास रहेगा एक सिक्योरिटी के तौर पे कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैंने पैसे लिए थे। फिर बाद में मैं अगर डिनाई कर जाऊँ कि मैं तो पैसे लिए ही नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट एक प्रूफ के तौर पे रहेगा। तो कमर्शियल पेपर कुछ ऐसा ही है, अनसिक्योर्ड है लेकिन राइटिंग में है, शॉर्ट टर्म है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फंड्स। इट इज़ इशूड बाय कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस विद हाई क्रेडिट वर्दीनेस। ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इज्जत है। मार्केट में इज्जत होना मतलब पैसे के मामले में सही है, सीधी बात होती है, चौखी बात होती है, पैसों के मामले में बात होती है। बाकी आपकी इज्जत से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पैसे के मामले में कितने क्लियर हो उसी से आपकी रेपुटेशन बनती है। तो यहाँ पे भी वही बोला, कॉर्पोरेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन इशू कमर्शियल पेपर फॉर मिनिमम 7 days, मैक्सिमम 1 year। कम से कम 7 दिन के लिए तो पैसा लोगे उधार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए ले सकते हो। आरबीआई इसको रेगुलेट करती है, इन बिटवीन रहती है वो। इट इज़ इशूड फॉर ₹5 लाख और इट्स मल्टीपल्स एट अ डिस्काउंट। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो वो सर्टिफिकेट आपको इशू करके देंगे कमर्शियल पेपर, एक पेपर की वैल्यू कम से कम 5 लाख या उसके मल्टीपल्स में होगी, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वैसे चलेगा ये, एट अ डिस्काउंट, अगेन सेम चीज़। और फिर वो आपको एट पार या उसकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, उस पर रिडीम करके दे देंगे। तो अगर 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट है और आपसे 4.5 लाख रुपए उन्होंने लिए,
तो आपको पूरा 5 लाख लौटाएंगे, 50,000 आपका ब्याज हो गया। सेम सिस्टम है जो हमने ऊपर देखा। फ़र्क क्या है, ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू कर रही थी सरकार के बिहाफ पे, कमर्शियल पेपर प्राइवेट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस इशू करती है खुद के यूज़ के लिए, आरबीआई उसको रेगुलेट करती है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, certificate of deposit is unsecured negotiable instrument, okay, to procure short term finance, meaning तो वही है, scheduled commercial banks and financial institutions issue करते हैं इसको। देखो आपको अपने आप डिफरेंस दिखता जाएगा, इशू करने वाली अथॉरिटीज अलग है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल, कैन बी सोल्ड, मतलब ऐसा है कि आपने अगर जो एफडी कराते हो ना उससे ये अलग है, मतलब ये बैंक इशू करती है नो डाउट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं नो डाउट, लेकिन आप इसको आगे बेच सकते हो। एफडी को आप बेच नहीं सकते, लेकिन जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको आप बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो उसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पास रखना है, किसी और को बेचना है, बेच के आप पहले एनकैश करा लो। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर फ्री टू इशू एज पर देयर रिक्वायरमेंट विद इन द लिमिट, कंडीशंस पे रहती है लेकिन वो इशू कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी मिनिमम 1 लाख रुपीज़, जैसे ऊपर 5 लाख था यहाँ पे 1 लाख है। वैसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है कमर्शियल बिल्स की। व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, द ट्रेडर सेलिंग द गुड्स ड्रॉज अ कमर्शियल बिल ऑन द अदर परचेजिंग द गुड्स। कमर्शियल बिल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड अराइजेज आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। इन शॉर्ट ऐसा है कि मैं आपसे कुछ गुड्स खरीद रहा हूँ 5 लाख रुपए के, और मैंने बोला मुझे उधार पे चाहिए, ये गुड्स के पैसे मैं 60 डेज़ के बाद दूंगा, आप बिल बना के तो दोगे कम से कम। तो एक बिल बनेगा जिसमें आप मेरे ऊपर एक ऑर्डर इम्पोज करोगे कि भाई आपने मुझे सामान बेचा है, मैंने आपसे ये सामान खरीदा है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए, और मैं इस अमाउंट को पे करूँगा आफ्टर अ क्रेडिट ऑफ 60 डेज़। तो मैं उस बिल को एक्सेप्ट करूँगा, बिल आप बनाओगे और मैं उस पर साइन करूँगा कि हाँ ये बिल है जो मुझे चुकाना है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और फिर वो बिल आपके पास रहेगा एज अ प्रूफ। प्रोमिसरी नोट जैसा ही है, फ़र्क ये है कि प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस करने वाला, उधार लेने वाला लिख के देता है कि मैंने पैसा लिया है मैं दे दूंगा, और यहाँ पे क्या होता है बिल में जिसने उधार दिया है वो लिख के देता है कि मैंने आपको उधार दिया है और आप इतने दिन में लौटाओगे, एक्सेप्ट करो। ऑपोजिट पार्टीज बनाती है उसको, बाकी इंस्ट्रूमेंट का काम वही है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। फिर क्या बोला है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल्स, एक्सचेंज बिल, हुंडीज, हुंडीज मतलब लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज, इंडियन लैंग्वेज में, देसी भाषा में। इनलैंड बिल, डिमांड बिल, इनलैंड बिल मतलब जो इंडिया में यूज़ होता है, डिमांड बिल मतलब जब डिमांड करेंगे पैसा देना पड़ेगा, फॉरेन बिल मतलब कहीं ना कहीं एक पार्टी फॉरेन की है एक इंडिया की है, एटसेट्रा। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन बायर, द बिल बिकम्स ट्रेड बिल, एंड व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, दिस बिल बिकम्स कमर्शियल बिल। मतलब आप और मैं जब आपस में एक दूसरे पे बिल ड्रॉ करते हैं तब तक वो ट्रेड बिल होता है, और अगर वो बिल को कोई बैंक में ले जाए, ठीक है, बैंक मतलब एक्सेप्ट करने वाली पार्टी बैंक हो जाए कि भाई ठीक है हम बीच में आके पैसा दे देते हैं, मतलब कैसा होता है बिल डिस्काउंटिंग बोलते हैं उस चीज़ को, कि मैंने जो आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया कि मुझे 5 लाख रुपए आपसे लेने हैं, आपने साइन करके दे दिया, बट मुझे 5 लाख रुपए की जल्दी है, मैंने वो बिल जाके बैंक वाले को दिया, मैंने बोला देखो मुझे इससे 5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, कब लेने हैं 60 डेज़ के बाद, बट मुझे पैसों की जल्दी है, अभी के अभी चाहिए, आप एक काम करो ये बिल रख लो, इसकी वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए, एक बिल की वैल्यू 5 लाख रुपए, आप इसमें 60 डेज़ का मुझसे ब्याज काट लो जो भी लगता है वो, और मुझे बाकी के पैसे दे दो। बैंक वाले ने बोला हम आपको इसके 4,80,000 रुपीज़ दे सकते हैं, मैं बोला अभी दे दो चलेगा, मुझे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है। तो बैंक वाले ने मुझसे वो बिल खरीद लिया। अब बैंक वाला 60 डेज़ के बाद आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि ये लो 5 लाख रुपए का आपका बिल था जो उसको चुकाना था, लाओ 5 लाख रुपए हमें दो, हमारे पास अथॉरिटी है। आपको क्या फ़र्क पड़ता है, जो बिल लेके आएगा आप तो उसको पैसा दे दोगे, आपका तो 5 लाख लगने ही वाला है ना। यहाँ पे बैंक ने 60 डेज़ में 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मुझसे कमा लिया। जो चीज़ 5 लाख की थी उन्होंने मुझसे 4,80,000 में खरीद ली, उसको 5 लाख में बेच दिया। आया है समझ में? अब वो कमर्शियल बिल बन गया क्योंकि वो बैंकिंग चैनल में इंट्रोड्यूस हो चुका है, ऐसे देखा जाता है इसको। इसी को बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, और यही बात यहाँ पे इन्होंने समझाई है। 30 डेज 60 डेज 90 डेज के बिल्स होते हैं, ऐसा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉल एंड नोटिस मनी। अच्छा, इसमें तो ये बोला है कमर्शियल बैंक वालों को पैसे हाथ में रखने पड़ते हैं कि भाई हमारे पास बैलेंस है, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व, ठीक है। मिनिमम रेशियो मेंटेन करना पड़ता है कैश का। अब इसमें क्या बोला है, कॉल मनी मार्केट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कॉल मनी होता क्या है, व्हेन द मनी इज बोरोड और लेंट फॉर 1 डे,
ये कैसा होता है कि बैंक वाले आपस में अपना मार्जिन और रेशियो मेंटेन करने के लिए एक दूसरे से पैसा एक दो दिन के लिए बोरो कर लेते हैं, तो उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। कि जिस बैंक के पास सरप्लस है, जिसके पास शॉर्टफॉल हो रहा है, आपस में पैसा एक्सचेंज कर लो, तो उसको बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी, ठीक है। और लास्ट में नोटिस मनी, व्हेन द मनी इज बोरोड और लेंट फॉर 2 to 14 days, इट इज कॉल्ड नोटिस मनी। तो जितने दिन के लिए बोरो कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाएगा। एक दिन के लिए कॉल मनी, 2 से 14 दिन के लिए नोटिस मनी। क्लियर हो गया ये? तो बस यहाँ तक ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मनी मार्केट के बारे में हम सब कुछ देख चुके हैं। अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा कैपिटल मार्केट, और उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीनवाइल आप ध्यान रखना, पूरी ओसी की अपनी प्लेलिस्ट है, जो अभी पहली बार दिख रहे हैं ध्यान रखो कि बाकी के सारे चैप्टर्स मैंने प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन ऑलरेडी कर दिए हैं। 35 to 40 लेक्चर्स हैं। आपका पूरा 12th का ओसी का सिलेबस यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मैं मेरे मोबाइल ऐप पे, वेबसाइट पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जो पेड बेसिस पे है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। अभी तो ऑफर प्राइस चल रहा है, और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट पे 599 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हो फॉर इकोनॉमिक्स लेक्चर्स फॉर कंप्लीट कोर्स। मंथली चार्ज नहीं है, पूरे सिलेबस का चार्ज है, एकदम नॉमिनल। और फिर बाद में ये हो जाएगा 1599 रुपीज़। तो अभी अगर आपको एनरोल करना है तो जितना जल्दी हो सके आप एनरोल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चला गया तो फिर जो रेगुलर प्राइस है वो रहेगा 1599। ओके, थैंक यू सो मच।